हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। चलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट पार्ट लेकर हम आ गए हैं और स्टडी विथ आइडियल क्लासेस में आपका स्वागत है। आप जुड़े रहिए कंटिन्यू। इसमें सभी जितना से कम समय हो सके 100 दिन 120 दिन में मैं पूरा चाहूँगा कि आपका सिलेबस 12th का ख़त्म हो जाए और आप इसे देखते रहें। मैं गॉस थ्योरम पढ़ा रहा हूँ और गॉस थ्योरम का मैं डेरिवेशन देख चुके हैं। गॉस थ्योरम के अगर दिक्कत हो रही तो मेरे जस्ट पीछे वाला वीडियो आप देखते जाएँ, क्योंकि उसमें सबसे पहले वाला वीडियो में गॉस थ्योरम का प्रूफ देखें, उसके बाद वाला वीडियो में हम गॉस थ्योरम पर कुछ प्रश्न देखें और उसके बाद गॉस थ्योरम से हम कूलम्ब्स का नियम प्राप्त किए। और जो पिछले क्लास का जो वीडियो था उसमें हम गोला के कारण विद्युत क्षेत्र कितना होता है वो प्राप्त किए थे, अंदर में और बाहर में। जनरली खोखला गोला के कारण, ठोस गोला के कारण मैं लास्ट क्लास इसके जब एप्लीकेशन खत्म होगा उसके लास्ट में बताऊंगा। फिलहाल मेरा जो दूसरा जो एप्लीकेशन है गॉस थ्योरम का वो है अति लंबे आवेशित बेलनाकार चालक के कारण विद्युत क्षेत्र। तो हम इसके बारे में ये सब बोर्ड में कुछ पॉइंट लिखने होते हैं, तो इसको मैं लिख दिया हूं कि माना कि ए बी एक अति लंबा एक समान रूप से आवेशित बेलनाकार चालक है। अब एक यहां पर चित्र बना देते हैं। ठीक है, इस तरह का ये पूरा अनंत तक है, बहुत अति लंबा है, मतलब मान के चलिए इन्फिनिटी तक जाएगा। ये अति लंबा है, अति लंबा मतलब ये अनंत है, बहुत बड़ा चालक है। ठीक है, इसका नाम लिखा गया है रूप से आवेशित बेलनाकार चालक जिसका प्रति एकांक लंबाई पर आवेश लैम्डा है। इस पर जो आवेश दिया गया है, आवेश ठीक है, वो क्या दिया गया है? लैम्डा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद बोलता है बेलन के अक्ष आर दूरी पर कोई बिंदु P है। अब यहाँ पर इसके अक्ष से आर दूरी पर, कितना दूरी पर? आर दूरी पर एक बिंदु क्या है? P है, जहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। हम आपको पहले ही बताए हैं कि जहाँ भी विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होता है उस सिमेट्रिकल वे में हम एक गॉसियन सतह का रचना करते हैं। तो यहाँ पर एक क्या बनाने जा रहे हैं हम? एक गॉसियन सतह। ठीक है, और इसका नाम अगर हमको गोला का लिखना होगा तो लिख लीजिएगा ए बी है, इसका जो त्रिज्या है वो आर है, मतलब लिख लीजिएगा बेलन का त्रिज्या बराबर बड़ा आर। ठीक है, ये आपके लिए बड़ा आर हम इसलिए लिख दिए ताकि आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाए, और इस बेलन का नाम ए बी दे दिए। ठीक है, अब हमको यहाँ पर ड्रॉ करना है, तो यहाँ पर एक सेम इसी तरह का सिमेट्रिकल चित्र बनाएंगे। अब इसको थोड़ा सा छोट कर देंगे, ये बहुत बड़ा है ना, ये बहुत बड़ा है। यहाँ पर सिमेट्रिकल चित्र बनाएंगे एक। ठीक है, और इस सिमेट्रिकल चित्र को हम, ये सिमेट्रिकल चित्र है। ठीक है, और यहाँ पर एक बना दिए हम, क्या? बेलन बना दिए। यह वही बेलन है जिसका हमको क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, अब यहां पर हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इसका डायरेक्शन किधर किधर हो सकता है? तो इसका सबका यूनिफॉर्म डायरेक्शन होता है, ई यही ना होता है, आपको पता है। ऐसे है। अब यहां पर 3 फेस बन रहे हैं जहां से फ्लक्स निकल सकता है। एक इधर का रास्ता, एक इधर का रास्ता और एक इधर का रास्ता। ठीक है, इसको बोलते हैं φ1, इसको बोलते हैं φ2 और इसको बोल रहे हैं φ3। 3 जगह है जहां से फ्लक्स आपको बाहर हो सकता है। ठीक है, गॉस के प्रमेय से। किससे अब हम लिखने जा रहे हैं? यहां पर लिखते हैं गॉस के, इस वाला से लिखिए, गॉस के प्रमेय से। किसके प्रमेय से? गॉस के प्रमेय से। क्या होता है बताइए? फाई बराबर होता है ई डॉट डी ए क्लोज इंटीग्रल किसके बराबर होता है? Q/ε0। और Q वो कौन सा होता है?
जो इस पर दिया गया होता है। लेकिन आपको यहाँ पर एक बड़ा चीज़ दिया गया है, चार्ज किसके रूप में दिया गया है? लेमडा के रूप में दिया गया है। हम बताए थे कि जब बेलन पर या किसी लॉन्ग वायर पर जब चार्ज का बंटवारा होता है तो उसको लेमडा देते हैं। तो Q बराबर लेमडा बाई एल, यानी लेमडा बराबर Q बाई एल, तो Q का मान हो जाएगा लेमडा इंटू एल। तो सबसे पहले E डॉट डी ए ज्ञात करते हैं। यहाँ पर ज्ञात करते हैं φ1, φ2, φ3 का मान, और उसके बाद देखते हैं कि कितना आएगा इसका मान। तो यहाँ पर φ1 का जो मान होगा, यहाँ देखिए φ1, यहाँ पर φ इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, यानी यहाँ पर φ1 के लिए क्या होगा? ई डॉट ई वाला एरिया डी, और यहाँ पर जो कोण था वो 90 डिग्री है, यानी यहाँ पर फाई क्या हो जाएगा? φ1 का मान 0। φ3 का भी मान क्या हो जाएगा? φ3 का भी मान क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि φ3 इधर का डायरेक्शन है, यानी ए इधर एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इस दोनों के बीच कितना का एंगल बनेगा? 90 का, यानी एक बच गया यहाँ पर। अब यहाँ पर निकालते हैं हम φ2। φ2 आपको क्या होगा बताइए? φ2 आपका यही ना होगा कि यहाँ पर जो थीटा है, क्योंकि थीटा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डायरेक्शन इसी में, दोनों के बीच कितना का एंगल है? 0 का, यानी यहाँ पर जो φ2 बनेगा वो टोटल फ्लक्स यही ना होगा। ई डॉट डी ए तीनों को जोड़ते तो ये दोनों तो 0 बन गया। अब यहाँ पर क्या बन जाता है? ई डॉट डी ए कॉस थीटा, और कॉस का मान 0 है, यानी यहाँ पर हो जाता है ई डॉट डी ए, यही होता। इसको क्लोज इंटीग्रल के रूप में लिखते हैं, और यहाँ पर भी क्लोज इंटीग्रल लिखते कि नहीं लिखते? बताइए, φ2 का मान हम क्या लिखते? यही ना लिखते हैं कि सर यहाँ पर ई और क्लोज इंटीग्रल डी ए। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत है। ई डॉट डी और डी ए का मान कितना होता? 2πrl, यानी यहाँ पर φ2 का जो मान हुआ था ई डॉट 2πr इंटू एल। ए वाला बड़ा वाला का और इसका लंबाई लिख लीजिएगा एल, छोटा वाला जो सिलेंडर बनाए हैं 2πrl। अब कुल फ्लक्स यही ना हो गया? कुल फ्लक्स कितना होगा? φ2, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, φ2 1, φ3 तो 0 है, तो 0 हो गया। कुल फ्लक्स कितना आ गया? यानी φ बराबर आ गया ई इंटू 2πr इंटू एल। और गॉस के प्रमेय से क्या होता है? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। अब गॉस प्रमेय से कितना हो जाएगा? लेमडा बराबर होता है Q बाई एल, यही ना होता है, यानी Q बराबर क्या होगा? लेमडा इंटू एल, यही होगा लेमडा इंटू एल। Q बराबर लेमडा इंटू एल। किसको दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब आ जाइए, ये समीकरण क्या हो जाएगा? ए वाला लगा देंगे, कहाँ गया? गॉस के प्रमेय से यहाँ है, लिखिएगा, सॉरी, φ बराबर Q बटा एप्सिलॉन 0 ए होता। अब यहाँ पर ए वाला पॉइंट तो आपको पता ही है, यहाँ रख दीजिए। φ का मान क्या आ जाता? लेमडा एल इंटू एप्सिलॉन 0, यानी इस समीकरण आपका था 1 और ए हो गया क्या? 2। और समीकरण 1 और 2 को जब दोनों को क्या करेंगे? बराबर करेंगे, तो मेरा काम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बताइए, इस चित्र में और इसमें किसको दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इस दोनों समीकरण को बराबर करेंगे, मेरा सिलेंडर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, तो चलिए अब इसको फाइनल कर लेते हैं समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 और 2 से, ठीक है, दोनों को बराबर कर दीजिए। ये फाई जो था याद रखेगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, तो फाई लिखे हैं, यानी आ जाएगा ई इंटू 2πr इंटू एल बराबर आ जाएगा लेमडा एल बटा एप्सिलॉन 0। ई का मान आ जाएगा, एल से एल कट जाएगा, क्या आ जाएगा? 1 बटा 2π एप्सिलॉन 0 लेमडा बटा
R, यही विद्युत क्षेत्र का मान होगा, यही होगा ना, देख लो। क्या आया, त्रिज्या पर डिपेंड नहीं होता। ये फॉर्मूला जब आपके एग्जाम में आए तो डिराइव करिएगा, कुछ नहीं करना है, 2 बार यूज करना है। कुल फ्लक्स समझ जाइएगा कि यहाँ 90 डिग्री खत्म, ये 90 डिग्री यहाँ खत्म, यहाँ 0 डिग्री यही बचेगा। ये वाला फ्लक्स 2πRL, एरिया होता है dA, एक ही एरिया बचा। और उसके बाद चार्ज बराबर एक फाई बराबर Q बटा एप्सिलॉन 0 होता है। किसी भी बंद आकृति से ऐसा कहना था गॉस साहब का। Q तो यहाँ नहीं दिया था, यहाँ क्या दिया था, लेमडा। अच्छा, कोई कहता कि सर इसी चार्ज को अगर सिग्मा के रूप में दे देता तो क्या लिखते, तो सिग्मा के रूप में अगर यहाँ दिया रहता तो चार्ज पर यूनिट एरिया होता, ठीक है। फिर वहाँ से चार्ज का सिग्मा इंटू वो करके निकाल के तब यहाँ डालते चार्ज को। लेमडा से और सिग्मा से घबराना नहीं है, जो दिया रहेगा उससे आपका हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका याद रखना है, एग्जाम में जब भी आए बेलन के कारण प्रूफ करने के लिए तो आप इसको बना दीजिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब नेक्स्ट है आपका, हम पहले बता चुके हैं गोला और सिलेंडर के कारण। अब आता है ठोस गोला। ये आपके बोर्ड के एग्जाम में कभी आता नहीं है, लेकिन आपके एग्जाम में जनरली पूछ लिया जाता है। इसको बहुत शॉर्ट कर दिए हैं ताकि आपका जल्द से आपका वीडियो ये बन जाए और आपका जल्द से आपका तैयारी भी हो जाए। अब देखिए, हम बताए थे आपको गोला में 2 तरह का गोला होता है। एक बताए थे हॉलो स्फीयर, एक ठोस। सब में बताए थे कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग। बोले थे कि कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर के लिए 1/4 Q बटा R स्क्वायर, और अंदर में विद्युत क्षेत्र 0 होता है, और बाहर में 1/4 Q बटा R स्क्वायर। लेकिन ये ठोस गोला अगर एग्जाम में पूछ दे अगर ठोस गोला के कारण, तो ये आप समझिएगा कि नॉन कंडक्टिंग ही पूछा है। क्या पूछा है आपसे, वो नॉन कंडक्टिंग के कारण ही पूछा है, ठीक है, क्योंकि कंडक्टिंग के कारण हॉलो स्फीयर वाला ही होता है। अब इसमें क्या होता है, चार्ज Q के रूप में नहीं देगा, क्योंकि हम बताए थे कि जब सिरिंज से जब उसमें चार्ज भेजेंगे तो चार्ज पूरे सरफेस पर फैल जाएगा, क्योंकि अंदर में खाली तो होता नहीं है, पैक्ड होता है। यहाँ पर क्या था, ये एक गोला है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं लिखे हैं। एक गोला है, उसकी त्रिज्या क्या है, R है, बिंदु R है बाहर के पास, जहां पर हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। यहां पर हमको क्या है, ये बाहर है, एक ऐसा सरफेस है गॉसियन, क्योंकि ये बिंदु एक गोला था, ये आपको दिया हुआ है, आप खुद चित्र बनाए, अंदर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और वो चार्ज किसके रूप में दिया गया है, सिग्मा नहीं, रो के रूप में दिया गया। क्यों, क्योंकि गोला में आवेश रो के रूप में दिया जाता है, वॉल्यूम के रूप में डिस्ट्रीब्यूट होता है। जब डिस्ट्रीब्यूशन बताए थे तो बताए थे। अब यहाँ पर हमको निकालना है, यहाँ गॉसियन सतह सिमेट्रिकल बना दिए, ये जितना दूरी पर है उतना दूरी पर सब जगह समान, ठीक है। अब हम आते हैं गॉस के प्रमेय पे, E डॉट dA बराबर Q बटा एप्सिलॉन 0। E डॉट dA, E बाहर dA किसका, हम बोले थे कि एरिया गॉसियन सरफेस का लेते हैं। गॉसियन सरफेस का एरिया कितना, 4πR स्क्वायर। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा आता है आपका, क्या आता है, दूसरा आता है गॉस के प्रमेय, E डॉट dA बराबर Q बटा एप्सिलॉन 0, यानी Q बटा एप्सिलॉन नॉट, दोनों को बराबर करें। एक तो ये आ गया नॉर्मल फार्मूला E डॉट dA, और गॉस साहब का कहना है Q बटा एप्सिलॉन 0। अब ये तो Q दिया नहीं है, ये तो दिया है रो। तब आपको बताए थे, क्या बताए थे, कि रो बराबर होता है Q बटा वॉल्यूम, याद आया। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, रो इंटू वॉल्यूम। तो Q बराबर क्या हो गया, रो इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम इस गोला का कितना होगा, 4/3πRQ। क्यों इस फार्मूला को लेना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर चार्ज Q नहीं दिया गया है, यहाँ Q नहीं है, यहाँ चार्ज किसके रूप में है, रो के रूप में। अभी सिलेंडर में किसके रूप में दिए थे, लेमडा के रूप में। तो Q का मान कैसे निकाले थे, लेमडा इंटू L। तो यहाँ पर आ गया आपका 4/3πRQ। यहाँ पर चार्ज का फार्मूला इस फार्मूला से निकाल दिए, बटा एप्सिलॉन नॉट। दूसरा समीकरण दोनों को बराबर कर दो, दोनों को बराबर किए, 4 से 4 कट गया, पाई से पाई कट गया, इसको बाटा किए, ये आ गया। अब एग्जाम में ये भी सही है।
अब आपको कहेगा कि नहीं सर चार्ज के रूप में लिखना चाहिए, तो चार्ज के रूप में लिखने के लिए रो का मान आप जानते हैं क्या होता है, Q बटा वॉल्यूम, यानी Q बटा वॉल्यूम करिएगा इस फॉर्मूला को E बराबर अगर लिखना चाहिएगा तो रो के जगह क्या लिखिएगा, Q बटा 4/3 पाई आर क्यू इंटू आर क्यू इंटू सिग्मा इंटू आर स्क्वायर। ए क्या हो जाएगा बताइए, ए सॉरी कहाँ गया, ये 3 यहाँ रह गया है ना, 3 था सॉरी, ये 3 रह जाएगा ना यहाँ 3, ये 3 यहाँ है, ये 3 इसमें है, ध्यान रखिएगा। तो ये 3 यहाँ पर है, ये 3 से 3 कट गया, आर क्यू से आर क्यू कट गया, क्या आ गया E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटा आर स्क्वायर। जो आप हॉलो स्फीयर में पढ़े थे, हॉलो स्फीयर में वही चीज आ गया। तो यहां पर सेम चीज होता है, लेकिन आप एग्जाम में अगर सिग्मा रो दिया रहेगा तो इसके फॉर्मेट में, Q दिया रहेगा तो ए। आप सिर्फ आप इतना बना दीजिए और रो के बारे में इतना लिख दीजिए कि Q बटा वॉल्यूम, ये वाला आ गया। अब बिंदु कहाँ हो, अब देखो इसमें बिंदु कहाँ था, बाहर था, यहाँ निकालना था। अब बिंदु कहाँ है, अंदर है। एक गॉसियन सतह है, छोटा सा गोला बना दिए हैं, और ये बाहर वाला गोला है, ओरिजिनल गोला। अब निकालना है अंदर में। हॉलो में क्या था, अंदर में 0 क्यों हो गया था, क्योंकि नीचे अंदर में चार्ज नहीं था, यहाँ चार्ज है। क्यों, क्योंकि यहाँ वॉल्यूम में बट गया है ना चार्ज। इतना गोला गॉसियन सतह ये बनाए, गॉसियन सतह इतना वॉल्यूम रखा, तो इस पर तो चार्ज है, तो इसका कुछ ना कुछ मान होगा। उसी तरह Q इंटू डी ए यहाँ निकालना है, यहाँ का एरिया क्या हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, सेमे पर। अब एक और फॉर्मूला गॉस के Q बटा एप्सिलॉन 0, इस Q का मान रो इंटू वॉल्यूम, इस फॉर्मूला से। अब तुम कहेगा सर इसमें तो वॉल्यूम 4 पाई आर क्यू लिए थे, तो क्यों लिए थे, यहाँ पर यहाँ देखो ए वाला वॉल्यूम क्यों लिए थे, क्योंकि ये गोला था ना, इसका रेडियस था ना, और यहाँ तो ये वाला इतना ही चार्ज चाहिए, तो ये वाला यहाँ पर छोटका आर लेंगे, ठीक है। तो ये रो आर बटा 3 सिग्मा नॉट। अगर तुम कहेगा कि सर इसको भी Q के रूप में लिखना हो, तो Q के रूप में लिखना है तो रो के जगह ये वाला फार्मूला रख दो, ठीक है। तो ये वाला फार्मूला रखेंगे तो क्या हो जाएगा बता दीजिए, ये हो जाएगा रो के जगह रे अगर रखिएगा तो Q बटा 4/3 पाई आर क्यू इंटू 3 सिग्मा नॉट, और ऊपर में क्या है R। 3 से 3 कट गया, सॉरी ये 3 से 3 कट गया, क्या फार्मूला आ गया, फार्मूला यही ना आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू आर, और नीचे क्या आ गया आर क्यू। ये फार्मूला हो गया, नहीं सॉरी क्या हो गया, गड़बड़ हो गया क्या, हाँ ठीक है, ये वाला फार्मूला आ गया। किसी को कोई दिक्कत इसमें, देख लीजिए। एक Q का रो का मान हमेशा ऐसे रखते हैं, ये कभी एग्जाम में नहीं पूछता है, आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड की एग्जाम में कभी नहीं आया है लेकिन कभी पूछ सकता है। बहुत ही आसान है इसका डेरिवेशन, ठीक है। इसको यहाँ पे कर दीजिए। अब इसका एक छोटा सा ग्राफ देख लेते हैं, चलिए इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। एक छोटा सा इसका ग्राफ होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का कैसे वेरिएशन होता है देख लेते हैं। इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इस पे आर होता है। ये मान लीजिए आर है, इसका त्रिज्या आर है, ठीक है। इस पर आर है और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो कैसे कैसे बदलता है, अभी बात बताए थे कि जब बाहर होता है तो क्या आया था, रो आर क्यू, यहाँ आया था 3 और यहाँ पर आया था आर स्क्वायर, नीचे आया था, यानी इसका वेरिएशन ऐसे होता है आर स्क्वायर का। और जब अंदर है, बिंदु कहाँ है, अंदर है, ये बाहर का ग्राफ हो गया। अंदर है तो क्या है, किसके साथ वेरी कर रहा है, आर के अनुसार, यानी डायरेक्टली ऐसे, यानी ऐसे और ऐसे, ई और आर के बीच ऐसे ग्राफ बनता है, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं इस वीडियो में, धन्यवाद।
और मेरे चैनल को आप लोग शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें। आपको 12th में बहुत अच्छे नंबर आएंगे हिंदी मीडियम बोर्ड में, और किसी भी एग्जाम में आप क्रैक कर सकते हैं। इस चैनल पर 10th की भी पढ़ाई होती है, 11th 12th की भी होती है। आप हमसे जुड़े और पढ़ाई अपना कंटिन्यू करें। धन्यवाद।